एपिसोड की शुरुआत शुकाई से होती है, जो कि शान के साथ जो भी डील हुई थी इस बारे में लिली को बता देती है। लिली को शान पर ज़रा भी भरोसा नहीं था, फिर भी शुकाई एक पल के लिए शान पर भरोसा करना चाहती थी। क्या पता उसे उसका अपार्टमेंट वापस मिल जाए और शान फिर कभी ज़ियाओ को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश ना करे। दूसरी तरफ हाओ ने बाकी स्कैमर्स के साथ मिलकर शान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, जो कि वह एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर वो लोग जियाओ की फ़ोटो को एआई की हेल्प से बदल कर किसी इंटीमेट वीडियो में यूज़ करने का प्लान बनाते हैं। वो लोग इस वीडियो को शान को भेजकर उससे पैसे डिमांड करेंगे। वहीं जाओ को तो कोई भी आइडिया नहीं था कि ये स्कैमर्स उसकी फ़ोटो का यूज़ करके क्या करने वाले हैं। इन कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और अपनी लाइफ में आगे क्या करना है इसे लेकर कंफ्यूज भी थी। उसकी मॉम उसे रूम से बाहर निकलकर घूमने जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसका डिवोर्स होने के बाद वो लोग हमेशा के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे और उन्हें नहीं पता कि वो फिर कभी चाइना आएंगे भी या फिर नहीं। लेकिन जाओ को तो कुछ भी करने का मन नहीं था, उसे सिर्फ कुछ टाइम तक अकेले रहना था, इसीलिए उसकी मॉम रूम से बाहर चली जाती है। उसी टाइम जियाओ को शुकाई का मैसेज आता है, जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। इधर शान को उन्हीं स्कैमर्स का मैसेज आता है, जो कि उसे जियाओ की फेक वीडियो भेजकर उसे 3 लाख युआन डिमांड करते हैं, नहीं तो वो लोग उस वीडियो को वायरल कर देंगे। उस वीडियो को देखकर शान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे रियल समझ लेता है। वहीं हाव ने शान से पहले 1 लाख युआन की डिमांड की थी, पर एक दूसरे स्कैमर ने 3 लाख युआन डिमांड रख दी, जो चीज़ अब उसे सही लगी। भला शान डिवोर्स होने वाली अपनी वाइफ की इज्जत बताने के लिए इतने पैसे क्यों देगा, लेकिन उस स्कैमर के मुताबिक वाइफ के साथ शान का रेपुटेशन भी खराब हो सकता है, जो चीज़ हाव को सही नहीं लगती, क्योंकि ऐसी वाइफ जिसके साथ उसका डिवोर्स होने वाला है उसकी इज्जत बचाने के लिए वो इतने पैसे क्यों देगा। लेकिन उस स्कैमर के मुताबिक वाइफ के साथ शान का रेपुटेशन भी खराब हो सकता है, इसीलिए जितने भी पैसे वो देने के लिए रेडी होगा। साथ ही वो स्कैमर अच्छे से लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए उन स्कैमर्स की एक बुक होती है, जिन्हें वो सभी नए स्कैमर्स और उसे पढ़ने के लिए भी बोलता है। दूसरी तरफ यो सिमेट्री को क्लीन कर रही थी, साथ ही अपनी सिस्टर की ग्रेव पर हर दिन वो नए फ्लावर्स भी चढ़ा रही थी, उसे अपनी दिल की बात बता रही थी। इस दौरान वो एक ग्रुप को नोटिस करती है, जो कि वहाँ पर किसी की अस्थियां दफनाने के लिए आए थे। यहाँ पर योयो उन्हें देखकर बो करती है और अपने काम पर चली जाती है। दूसरी तरफ शुकाई शान के साथ प्रॉपर्टी ऑफिस जाती है, उस अपार्टमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए। वो अपार्टमेंट शुकाई के नाम होने में कई दिन लग जाएंगे, फिर भी वो शान की मॉम की बीमारी को देखते हुए बच्चों को उनसे मिलवाने के लिए राजी हो जाती है। वो शान को स्कूल खत्म होने के बाद बच्चों को ले जाने के लिए बोलती है। सिर्फ उससे पहले की तरह 5000 युआन मांगती है गारंटी के तौर पर, ताकि दामी को इग्नोर ना करे, जिसके लिए शियान मान जाता है। उसी टाइम शुकाई को श्याओ और रान का कॉल आता है। आज शुकाई की न्यू स्टोर की ओपनिंग का दिन था और वही अब तक नहीं पहुंची थी। सारा काम वो लोग देख रहे थे। शुकाई उनसे थोड़ी देर में पहुंचने का प्रॉमिस करती है और शियान को रान और श्याओ की शादी की खबर देती है, जो सुनकर वो शॉक था। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपनी शादी की बात उससे छुपाई थी, आखिर बताई भी क्यों? क्योंकि शाह उससे नफरत जो करती है। अगर वाइफ को खुश रखना है तो रान को शान से दूरी बनाकर रखनी होगी। वहीं कंपनी की एचआर चेंग को अपने कैब में बुलाते हैं उससे बात करने के लिए। ये चीज़ जब टियान देखता है तो वो तुरंत इस बात को बॉस शी को बता देता है। टियान अपनी जॉब बचाने के लिए शी से लेकर कंपनी ओनर लू का भी खबरी बना हुआ था, पर उसे क्या पता कि कंपनी के लोग शी को ही जॉब से निकालने का सोच रहे थे। तिंग चेंग से इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अब वो लोग शी को जॉब से निकाल देंगे और चेंग को उसकी पोजीशन दे देंगे, सिर्फ सैलरी उसकी बाद में इंक्रीज कर दी जाएगी और उसकी टीममेट्स को वो लोग जॉब पर नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर कंपनी वालों को चेंग की डिमांड पता लग चुकी थी। दूसरे कंपनीज चेंग को जॉब ऑफर कर रहे थे उसके टैलेंट की वजह से, इसलिए अब वो लोग किसी भी कीमत पर चेंग को जॉब पर रखना चाहते थे, भले ही इसके लिए चेंग की सीनियर को ही जॉब से निकालना पड़े। लेकिन चेंग को ये चीज़ सही नहीं लगती। शी उसकी मेंटोर रही है, उन्होंने उसकी काफ़ी मदद की है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स को समझा है, तो वो अब उन्हें जॉब से निकाल कर उनका पोजीशन क्यों हासिल करेगा? फिर भी दिंग चेंग को इस ऑफर के लिए मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चेंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और किसी पर्सनल काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। इधर शान अपने पेरेंट्स के घर पर जाता है। उस टाइम पर उसकी माँ सो रही थी और डैड कुकिंग कर रहे थे, जो कि उनको बिल्कुल भी ठीक से नहीं आती थी, इसलिए शान उन्हें एक कुक रखने के लिए बोलता है। लेकिन सॉन्ग के मुताबिक अगर कोई फीमेल कुक इस घर में आए
तो उसकी मॉम उस कुक के साथ भी उन पर शक करने लगेगी और कोई अनजान मेल उन्हें इस घर में नहीं चाहिए होगा, इसीलिए वो खुद कुकिंग करना सीख लेंगे। इस मामले में शान उनसे और आर्ग्यूमेंट नहीं करता। वैसे ही वो उन स्कैमर्स की ब्लैकमेलिंग से काफ़ी परेशान था। इस दौरान शान उस स्कैमर को पूछता है कि क्या उसने जियाओ के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, लेकिन स्कैमर्स को उसका सवाल समझ नहीं आता क्योंकि उन्हें शियान और जियाओ के बीच किसी प्रॉब्लम को लेकर डिवोर्स हुआ था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि शियान और जियाओ के बीच किस प्रॉब्लम को लेकर डिवोर्स हो रहा है। वो लोग उसे 12 घंटे के अंदर पैसे भेजने के लिए बोलते हैं। वहीं पहले ही दिन शुकाई के केक शॉप पर कस्टमर की भीड़ लग चुकी थी। शाओरान, लिली सभी लोग उसकी काफ़ी मदद कर रहे थे, पर शुकाई शाओरान को हनीमून पर जाने के लिए बोलती है। वो नहीं चाहती कि उनकी नई शादी का वाइब उसके बिजनेस की वजह से खराब हो जाए, और उसने उनकी शादी के गिफ्ट के तौर पर उन्हें पैसे तो दिए हैं ना, फिर भी वो लोग हनीमून पर क्यों नहीं चले जाते हैं। शुकाई की ये बात सुनकर दोनों हनीमून पर जाने के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने पहले से ही अपना हनीमून प्लान करके रखा हुआ था। सिर्फ शुकाई की शॉप ओपनिंग में दोनों उसकी हेल्प करने के लिए रुके हुए थे। दूसरी तरफ शी चैंग से जॉब के बारे में बात कर रही थी। उसने उसकी जॉब बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर चैंग उसे इस तरीके से इग्नोर कर रहा है। ऊपर से अननेसेसरी छुट्टियां भी ले रहा है। पर चैंग उसको कैसे समझाए कि अब तो उसकी खुद की जॉब भी खतरे में है। कंपनी के लोग उसकी पोजीशन उसे देना चाहते हैं। वहीं लान की हेल्थ अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। शान जितना हो सके अपनी माँ का ख्याल रख रहा था और उन्हें गुड न्यूज़ भी देता है कि आज रात को बच्चे उनसे मिलने आएंगे। वैसे तो दामी को लेकर लान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ अपने ग्रैंडसन जियाओ से मिलना है। वो ये उम्मीद रख रही है कि जियाओ भी उन्हें एक पोता ही देगी। तभी फाइनली शान उन्हें सच बता देता है कि उसका जियाओ के साथ डिवोर्स हो रहा है और उसके पेट में जो बच्चा है वो किसी और पर्सन का है। ये सुनकर लान बहुत ज़्यादा शॉक थी। वो शान के लिए काफ़ी बुरा फील करके रोने लग जाती है। पर यहाँ पर शान ने जिस तरीके से जियाओ के साथ गलत किया था और उसका मिसकैरेज हो गया, उसी वजह से उनका डिवोर्स हो रहा है, ये सच्चाई वो अपनी माँ को नहीं बताता। शान अब यहाँ पर लान को खुश करने के लिए एक खतरनाक प्लान कर रहा था। वो वीज़ा का इंतज़ाम करके कुछ ही दिनों में अपनी मॉम और डैड के साथ जियाओ को लेकर अब्रॉड भागने वाला था। एक बार वहाँ पर अगर वो पहुँच गया तो शुकाई किसी भी तरीके से जियाओ को नहीं ढूंढ पाएगी, और वो जियाओ का रियल फादर हैं, तो एयरपोर्ट से वो लोग इजीली निकल जाएंगे। साथ ही शान वो अपार्टमेंट शुकाई को नहीं देने वाला। अब्रॉड भागने से पहले वो इस अपार्टमेंट को सेल कर देगा। शान का ये आइडिया सुनकर जियाओ के साथ रहने की उम्मीद में लान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ चैंग अपने टीममेट्स को डिनर पर लेकर जाता है और उन्हें कंपनी की तरफ से प्रमोशन को ऑफर मिलने की बात कहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे प्रमोशन मिलने से उन लोगों की जॉब बच जाएगी, इसीलिए उसे सोच समझकर अपनी टीम के बारे में फैसला लेना है। वैसे भी ये कंपनी अपने फ़ायदे के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को यूज़ करती है। उनकी ये बात चली रही थी कि इस दौरान टियान चैंग की प्रमोशन की ऑफ़र की बात शी को टेक्स्ट करके बोल देता है, जिस बारे में वो HR से पूछने के लिए जाती हैं। अगर उन लोगों को चैंग को प्रमोशन ही देना था तो उसके लिए उसको निकालने की बात क्यों चल रही है, उसे चैंग के सामने विलन बनाने के लिए। अब दिंग जितना हो सके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, पर बातों ही बातों में दिंग के मुंह से निकल जाता है कि उसकी जॉब से निकाल कर चैंग को प्रमोशन दिया जाएगा। ये सुनकर वो गुस्से में अपने कैबिन में चली जाती है। उसने नहीं सोचा था कि कंपनी की हायर अथॉरिटीज़ उसके साथ ऐसा खेल खेलेंगे। वहीं मॉम जेन की अच्छे से क्लास ले रही होती है। जेन से घर का एक भी काम नहीं होता, ना ही बर्तन धुलते हैं और ना ही लाइट फिक्स करी जा रही थी, पर आजकल वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रेडी होकर लिली की हेल्प करने जा रहे थे। आज तो जेन मॉम के हाथों पिट भी जाते अगर टाइम पर योयो का मैसेज नहीं आता। आज योयो ने अपनी सैलरी से उन्हें 8000 युआन भेजे हैं। अपनी बेटी की पहली कमाई देखकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं। साथ ही दोनों कुछ टाइम तक योयो को वहीं सिमेट्री में जॉब करने के लिए अलाउ करने का सोचते हैं। वैसे भी हान का डॉग योयो के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करता, तो उसे और सिमेट्री को संभालने के लिए योयो का वहाँ पर होना ज़रूरी है। एक टाइम पर योयो जब बोर हो जाएगी तो खुद ही अपनी जॉब चेंज कर लेगी, पर उन्हें क्या पता था कि योयो पूरी लाइफ इसी जॉब को कंटिन्यू करने वाली है, क्योंकि यहाँ उसे पीस के साथ साथ अपनी सिस्टर का भी साथ मिल चुका है। पर आज योयो को माओ का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है। वो बार बार उसी स्पॉट पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर हान बैठकर फ्लूट बजाया करता था, और अब उस जगह किसी की ग्रेव थी। पर योयो इस बात को नॉर्मली लेती है और माओ को लेकर ऑफिस रूम की तरफ चली जाती है। पर यहाँ हम देखते हैं कि ये ग्रेव और किसी की नहीं बल्कि हान की थी। मतलब कि हान को डॉक्टर्स बचा नहीं पाए थे, उसकी मौत हो चुकी थी और उसे उसकी फेवरेट स्पॉट पर ही दफनाया गया था। ये चीज़ माओ को पता चल चुकी थी, इसीलिए वो बार बार वहीं आकर बैठ जाता है।
वहीं शान को जाओ के ऐसे सपने आ रहे थे जहां वो किसी और मेल के साथ डांस कर रही थी। इस सपने से जागकर शान अपनी नींद से उठता है। उसी टाइम उसे शुकाई का कॉल आता है जो कि बच्चों को लेकर उसके घर तक आ चुकी थी। बच्चे तो यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा लान से मिलने के लिए आए थे, पर वो तो डायरेक्टली जाओ को गोद में लेकर प्यार करने लग जाती हैं और दामी को पूरी तरह इग्नोर कर देती हैं। सिर्फ सॉन्ग और श्यान ही दामी पर ध्यान दे रहे थे, पर उतना नहीं जितना कि जियाओ को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। वो लोग तो जियाओ की हर डिमांड पूरी कर रहे थे। दामी उन्हें इस तरीके से जियाओ को बिगाड़ने से मना करती है, लेकिन लान उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। पर दामी के ज़्यादा बोलने पर शान उसे आज के लिए एडजस्ट करने को कहता है। वैसे भी उनकी दादी हॉस्पिटल से वापस आई है और अभी भी काफ़ी बीमार है, तो उनकी खुशी के लिए उनके हिसाब से जियाओ के साथ टाइम स्पेंड करना सही है। लान की हालत देखकर दामी को उनके लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा था, इसलिए वो अपने फादर की बात मान जाती हैं। पर इस दौरान वो अपनी मॉम को काफ़ी मिस कर रही थी, क्योंकि वो कभी भी दामी और जिया में फ़र्क नहीं करती, दोनों को इक्वली प्यार करती हैं। पर यहाँ तो सबका ध्यान हमेशा सिर्फ जाओ पर ही होता है। दूसरी तरफ चेंग के बुलाने पर शुकायो उसके घर पर जाती हैं, क्योंकि उस टाइम उसके बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास थे। घर के अंदर जाने पर शुकाई को एक केक नज़र आता है और इस बार में पूछने पर चेंग उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे है। उसके टीममेट्स ने एक केक उसके लिए भेजा है। ये बात सुनकर शुकाई उससे थोड़ी सी नाराज़ होती है। उन्होंने तो रूल बनाया था ना कि किसी का भी बर्थडे हो तो दोनों एक दूसरे को पहले से ही बता देंगे, पर चेंग के लिए उसका बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, भले ही उसका बर्थडे इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन शुकाई उसकी बर्थडे के लिए कुछ खाना बनाने किचन में जाती है। कुछ देर बाद वो उसके लिए कप नूडल्स बनाकर लेकर आती हैं, पर वो नूडल्स एक्सपायर थे। लेकिन शुकाई भी क्या करे, उसके किचन में और कोई खाने की चीज़ थी ही नहीं। साथ ही शुकाई एक सॉसेज तोड़कर चेंग को खाने के लिए देती है। उसकी ये बच्चों वाली हरकतें चेंग को बहुत ही फनी लगती हैं। जिसके बाद दोनों उसी नूडल को खाकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इधर जियाओ खाने के बाद फ्रूट्स खाने की जिद कर रहा था। दामी उसे इतना ज़्यादा चीज़ें खाने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और लान भी खुशी से उसकी हर डिमांड पूरी कर रही थी। इस दौरान शियान जब जाओ के लिए फ्रूट्स लेने किचन में जाता है तो वो सॉन्ग से जियाओ को लेकर अब्रॉड भागने के प्लान के बारे में बोलता है, जो चीज़ सॉन्ग को बहुत ज़्यादा गलत लगती है। उनके मुताबिक शान और लान ने पहले ही शुकाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, तो अब उसका बच्चा छीनना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। पर शान कहाँ किसी की बातें सुनने वाला था। ये चीज़ अब सिर्फ उसके लिए अपनी माँ को उनका ग्रैंडसन देने के लिए नहीं रह गई थी, बल्कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए भी उसे जियाओ चाहिए था। वहीं शान से कोई रिस्पांस ना मिलने पर शान उसे जियाओ की एक और फेक वीडियो बनाकर भेज देते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने 10 मिनट में उन्हें पैसे नहीं भेजे तो वो ये वीडियोस वायरल कर देंगे। साथ ही उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी उसकी वाइफ की वीडियो भेज दी जाएगी। वो लोग अगर उसे ढूंढ सकते हैं तो उसके रिलेटिव्स को ढूंढना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके ऐसे धमकी भरे मैसेजेस और जियाओ का नया वीडियो देखकर वो पूरी तरीके से डर जाता है। वो अपनी इमेज सोसाइटी के सामने खराब नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो उन स्कैमर्स को 3 लाख युआन भेज देता है। वहीं स्कैमर्स को लगा कि शान इतने पैसे उस वाइफ के लिए क्यों देगा जिसके साथ उसका डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए हावर स्कैमर्स का लीडर शान को 30,000 युआन देने के लिए बोलते हैं। पर उसी टाइम उन्हें एक स्कैमर बताता है कि शान ने उन्हें पैसे भेज दिए हैं, जो सुनकर वो सभी डांस करने लग जाते हैं। फाइनली उन्होंने स्कैमिंग करके एक बड़ा अमाउंट कमा लिया था। जाओ से तो वो लोग पैसे नहीं निकलवा पाए, लेकिन उसके एक्स हस्बैंड शान से उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे निकलवा लिए थे। इधर जब शान देखता है कि उन स्कैमर्स ने अमाउंट कम करके 30,000 युआन मांगा था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर वो थोड़ी देर रुक जाता तो उसका इतना नुकसान नहीं होता, पर उसने जल्दबाजी में उन्हें 3 लाख युआन ही भेज दिए थे। वो बैंक में अब कॉल करके अपना अमाउंट वापस लेने की बात करता है, लेकिन एक बार जो पैसा अकाउंट से निकल जाए उसे वापस नहीं लाया जा सकता। दूसरी तरफ बच्चों को लेने के लिए शुकाई घर के बाहर आ चुकी थी। इस दौरान शान अकेले में दामी को अपनी मॉम के सामने कोई भी कंप्लेन करने से मना करता है, क्योंकि अगर दामी ने कोई भी कंप्लेन की कि उसे उसकी ग्रैंडमा प्यार नहीं कर रही है या फिर इग्नोर कर रही है, तो शुकाई जियाओ को कभी भी उनसे मिलने नहीं देगी। वैसे भी उस दिन जब वो उनके घर का एड्रेस पूछ रहा था, तब दामी ने उसे इग्नोर कर दिया था और उसके बदले शान दामी को कोई भी कंप्लेन करने से मना करता है, जो चीज़ वो भी मान जाती है, भले ही उसका मन ना कर रहा हो। इसके बाद शान बच्चों को शुकाई के पास छोड़ देता है और दामी भी अपना प्रॉमिस पूरा करती है और अपनी मॉम के सामने ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और ग्रैंडमा उसे काफ़ी प्यार कर रही थी। अगले दिन हम वांग और याओ को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि कुछ ही दिनों में जियाओ का डिवोर्स हो जाएगा।
और फिर वो अपनी मॉम के साथ अब्रॉड चली जाएगी, जिसके बाद वो दोनों अपने घर में अकेले अपनी मर्जी के मालिक होंगे, वरना अभी तो वांग की सिस्टर उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही थी। दूसरी तरफ योयो अपने काम में बोर हो रही थी। उसे अपने मास्टर हान की काफ़ी याद आती है और माओ भी बार बार हान की ग्रेव के पास जाकर बैठ रहा था। कई दिनों से योयो हान को मैसेज भेज रही थी, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पर आज दूसरी तरफ से कोई लेडी योयो को रिप्लाई करती है और उसे हान की मौत की खबर देती है, लेकिन वो अभी भी इस चीज़ को हान का कोई मजाक समझ रही थी। वैसे भी हान को उसके साथ प्रैंक करने में काफ़ी मज़ा आता था। तभी वो लेडी उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट भेजती है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि हान की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और उसे योंगशु सिमेट्री में ही दफनाया गया है। ये चीज़ योयो के लिए यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो ऑफिस रिकॉर्ड चेक करते हैं, वहाँ पर उसे हान का नाम दिखता है और सिमेट्री में उसे किस स्पॉट में दफनाया गया था वो भी लिखा हुआ था। फिर भी योयो ये चीज़ बिलीव नहीं कर पाती और उसी स्पॉट को एक बार चेक करने के लिए जाती हैं। तभी वहाँ उसे माओ मिलता है, जो कि ग्रेव के पास उदास बैठा हुआ था। उस ग्रेव पर हान का नाम लिखा हुआ था और वहाँ पर फ्लावर्स की जगह चाइनीज कार्टून वॉरियर की डॉल रखी हुई थी। तब जाकर योयो को हान की मौत पर यकीन होता है, क्योंकि एक बार हान ने उसे कहा था कि जब उसकी मौत हो जाए तब उसे उसके फेवरेट स्पॉट पर दफनाया जाए, जहां वो फ्लूट बजाता है। साथ ही उसे ग्रेव में फ्लावर्स नहीं बल्कि चाइनीज कार्टून वॉरियर्स का डॉल रखना, तब उसे किंग जैसा फील होगा। ये सारी बात आज याद करके वो रोने लग जाती है। उसे काफ़ी गिल्टी फील होता है, क्योंकि उस दिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ घर चली गई थी तो गुस्से में वो हान को गुड बाय भी नहीं कर पाई और ना ही उससे मिली थी। तभी उसके पास वही लेडी आती है जो कि उसे हान के फ़ोन से मैसेज कर रही थी। उस लेडी का नाम पाई था। वो हान की कॉलेज टाइम की एक्स गर्लफ्रेंड थी। कुछ दिनों पहले ही हान की अस्थियाँ लेकर सिमेट्री में आई थी। उस टाइम योयो ने उन्हें देखा भी था, पर तब उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो उसके मास्टर को यहाँ पर दफनाने के लिए आई है। साथ ही पाई के बारे में एक बार हान ने उसे बताया था कि किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन पाई के लिए अब तक हान ने किसी और से शादी नहीं की और ना ही दोनों को किसी और के साथ प्यार हुआ। हान की कोई भी फैमिली या फिर फ्रेंड्स नहीं थे, सिर्फ माओ ही था और पाई जिससे वो अब तक प्यार करता आ रहा है। इसीलिए उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे इन दोनों में ही इक्वली बांट दी थी। हान को हार्ट प्रॉब्लम थी, उसे अपनी मौत पहले ही पता थी। इसी वजह से उसे माओ की हमेशा फिक्र रहती थी कि उसकी मौत के बाद वो किसके साथ रहेगा, क्योंकि पाई तो डॉग से डरती है। इसीलिए उसे तकलीफ देकर हान माओ को उस पर बोझ बनने नहीं देना चाहता था। तभी उसकी लाइफ में योयो आई, जिससे माओ काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए हान ने अपनी विल में माओ की जिम्मेदारी योयो को दी है और माओ के हिस्से में जो भी पैसे और प्रॉपर्टी आते हैं वो पाई योयो को दे देती है। उसमें माओ के लिए एक एटीएम कार्ड और योयो के लिए एक लेटर होता है, जो कि हान ने अपनी मौत से पहले लिखा था। उस लेटर में हान ने योयो के लिए लिखा हुआ था कि उससे मिलते ही वो जान गया था कि योयो एक काइंड हार्टेड लड़की है। वो माओ को उसके जितना ही प्यार दे पाएगी और उसे संभाल भी पाएगी। उसने अपनी ग्रेव के लिए अपना वही फेवरेट स्पॉट और यही सिमेट्री चुना जहाँ पर उसने अब तक काम किया है, क्योंकि वो अपनी माओ को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना चाहता और इस सिमेट्री में जो सुकून है वो मौत के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता। अपनी मौत का डर भुलाने के लिए उसने इस सिमेट्री में काम किया था। साथ ही जितने दिन भी योयो और उसकी दोस्ती रही है वो पूरी लाइफ की दोस्ती से भी कहीं ज़्यादा खास है। दोनों ने इसी सिमेट्री में अपनी सीक्रेट फीलिंग एक दूसरे से शेयर की थी और उनकी दोस्ती भले ही कुछ महीनों की हो, लेकिन वो दोस्ती बहुत खास रहेगी। उसकी भी एक ही रिक्वेस्ट है कि योयो उसकी माओ का ख्याल रखे और जब भी वो अपनी सिस्टर की ग्रेव विजिट करने के लिए आए तब वो एक बार माओ के साथ उसकी ग्रेव को भी विजिट करें। इस तरह वो हेवन में बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। हान का ये लेटर पढ़कर योयो बहुत ज़्यादा रोती है और उसे प्रॉमिस करती हैं कि वो माओ की जिम्मेदारी उठाएगी और उसे कभी भी हान की कमी फील नहीं होने देगी। इस पॉइंट पर इन दोनों के साथ साथ माओ भी हान के लिए रो रहा था और ये लोग उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि हान ने उन्हें अपना समझा और अपना आखिरी लेटर भी उनके लिए छोड़ा। शायद हान अब भी हेवन से उन्हें ही देख रहा होगा, स्पेशली उसके डॉग माओ को, जो कि उसके लिए उसके बेटे जैसा था। इधर जाओ अपनी मॉम और आंटी को बोलकर शुकाई से मिलने के लिए निकल जाती हैं। वो दोनों भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन जाओ अकेले में उससे बात करने और अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, इसीलिए वो घर से निकल जाती हैं। वहीं दामी जियाओ पर छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसके फादर और ग्रैंड पेरेंट्स उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे थे। यहाँ तक कि जब पहली बार चैंग की बेटियाँ जियाओ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं और उसे एक कैंडी देती हैं तो दामी उस कैंडी को छीनकर फेंक देती है।
और दोनों लड़कियों से लड़ने लग जाती हैं। किस तरीके से उनके पेरेंट्स आकर उनका झगड़ा ख़त्म करके उन्हें घर के अंदर लेकर जाते हैं और बाहर एक दूसरे से मिलते हैं। पर इस चीज़ से उन्हें एक बात तो क्लियर हो गई थी कि उन्होंने साथ नहीं रहने का फैसला करके बहुत ही अच्छा किया है, नहीं तो उनके बच्चों के बीच हो रहे हर दिन के झगड़े में उनका घर पागल खाना बन जाता है। इस दौरान बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, तभी वहाँ पर उनके बच्चे आ जाते हैं। तो शुकाई चेंग के सर से ग्रे हेयर निकालने का नाटक करने लग जाती हैं, लेकिन बच्चों को उनका झूठ पता चल चुका था, इसलिए दोनों काफ़ी एम्बैरस फील करते हैं। पर दोनों इस बात से काफ़ी खुश थे कि उनके बच्चे एक दूसरे से दोस्ती तो करना चाहते हैं। इसीलिए आज चेंग की बेटियों ने जियाओ को एक कैंडी गिफ्ट की थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि शुकाई जियाओ को शियान के पास छोड़ने के लिए आती है। दामी ने आज होमवर्क का बहाना बनाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने से मना कर दिया था। वैसे भी उसकी वहाँ पर किसी को ज़रूरत नहीं है, तो वो खुद को लेफ्ट आउट फील करवाने के लिए वहाँ पर क्यों जाए। यहाँ तक कि आज दामी अपने फादर से बात नहीं करती और शियान इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सिर्फ वो एक बार शुकाई को शादी के लिए प्रपोज करता है ताकि उनके बच्चों को उनके रियल फादर की फैमिली मिल सके। पर शुकाई इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि एक चीटर को बार बार मौका दे, और उसके मुताबिक चेंग शियांग से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फादर उसके बच्चों के लिए बन सकता है, भले ही वो स्टेप फादर हो। ये बोलकर शुकाई वहाँ से चली जाती है और शियान भी इस बात के लिए उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करता। इधर दामी अपने फादर से मिले इग्नोरेंस बिहेवियर को लेकर उदास थी। तब शुकाई उसे लाइफ को लेकर कुछ अच्छे एडवाइस देकर उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाती हैं, जिससे दामी का मूड तुरंत ही सही हो जाता है। दूसरी तरफ शियान जियाओ को लेकर एक गवर्नमेंट ऑफिस जाता है, शायद वो वीज़ा ऑफिस होगा, क्योंकि वो जियाओ को लेकर अब्रॉड भागने का प्लान जो बना रहा था। वहीं जियाओ शुकाई से मिलने के लिए उसकी केक शॉप पर जाती है और अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगती है। अनजाने में उसने शुकाई का घर तो तोड़ा ही था, साथ में एक वर्स्ट मैन से प्यार भी कर लिया, जिसने उसे शुकाई की जितना ही तकलीफ दी। शायद ये उसका कर्मा है, क्योंकि शुकाई की फैमिली बर्बाद करने में उसका भी हाथ है। लेकिन शुकाई के मुताबिक जियाओ को उससे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शान और उसकी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है, पर कहीं ना कहीं शान से उसका डिवोर्स उसकी लाइफ के लिए बहुत ही सही रहा। आज उसकी लाइफ में जितनी हैप्पीनेस है वो शियान के साथ उसे कभी भी नहीं मिलती। इसीलिए जियाओ को भी पास्ट की बातें भूल कर मूव ऑन कर लेना चाहिए। शुकाई की ये सारी बातें सुनकर जियाओ उसे एक पेन ड्राइव देती है। उसके मुताबिक इस पेन ड्राइव में जो एविडेंस है, इससे शियान शुकाई के बच्चों की कस्टडी कभी भी नहीं ले पाएगा और वो अपार्टमेंट भी शुकाई का हो जाएगा। जियाओ ये सब अब्रॉड जाने से पहले अपना गिल्ट कम करने के लिए कर रही थी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शुकाई उस पेन ड्राइव को चेक करती है जहाँ पर उसके डिवोर्स के पहले शियान और जियाओ के मैसेजेस थे। उन मैसेजेस में शियान जियाओ के साथ शुकाई को घर से निकालने की और बिना कोई चाइल्ड सपोर्ट या फिर एलिमनी दिए बिना डिवोर्स लेने की प्लानिंग कर रहा था। जियाओ को तो फिर भी ये सब करके बुरा फील हो रहा था, लेकिन शियान किसी भी तरीके से शुकाई को अपनी लाइफ से बाहर फेंकना चाहता था। ये सारे मैसेजेस पढ़कर शुकाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि शियान इस तरीके से उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। इधर शी चेंग से मिलकर उसे कुछ पैसे देती है ताकि चेंग उसकी पोजीशन लेने से कंपनी को मना कर दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेंग आखिर उसे जॉब से निकालने की कोशिश क्यों कर रहा है। आखिर उसी ने तो इतने सालों से चेंग को गाइड किया है, उसकी जॉब कितनी बार उसने बचाई है, फिर भी आज चेंग उसकी पोजीशन हासिल करने में लगा हुआ है। उसका बेटा अब्रॉड में पढ़ता है, उनकी जॉब अगर चली जाएगी तो वो ये सब खर्चे कैसे संभालेगी और एक मिडिल एज वुमेन को कौन जॉब देगा। तब चेंग उन्हें समझाता है कि वो उनकी जॉब छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है, उल्टा शी के साथ उसके सभी टीममेट्स को वो किसी और कंपनी में शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उनकी ये करंट कंपनी अभी नहीं तो बाद में उन्हें जॉब से निकाल ही देगी। वो इतने दिनों से उन सभी के लिए मिस्टर शिन की कंपनी में बात कर रहे हैं। मिस्टर शिन उसके साथ साथ शू और उसके टीममेट्स को भी जॉब ऑफर कर रहे हैं। हाँ, कुछ महीने तक उनकी सैलरी कम होगी और धीरे धीरे उनकी सैलरी इंक्रीज़ की जाएगी, पर उनकी जॉब मिस्टर शिन की कंपनी में सेफ होगी। उन्हें कभी भी कोई नोटिस देकर जॉब से नहीं निकालेगा और उनके काम के लिए उन्हें कमीशन और बोनस भी दिया जाएगा। ये सुनकर शी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। चेंग ने जिस तरीके से अपने साथ साथ उसकी भी जॉब के बारे में सोचा, ये बात उसे काफ़ी अच्छी लगती है। जिसके बाद चेंग शुकाई से मिलने के लिए उसकी केक शॉप पर जाता है
हैं। उस टाइम पर शुकाई शियान की ओल्ड मैसेजेस पढ़कर काफ़ी ज़्यादा उदास थी और खुद को कंफर्ट करने के लिए वो चेंग के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती हैं, पर वो इस बारे में चेंग को कुछ भी नहीं बताती। पर बिना बोले चेंग शुकाई के दिल की बेचैनी समझ गया था। रात को अब शुकाई जियाओ को लेने के लिए शियान के घर के बाहर आई थी। उस टाइम पर जियाओ लान के पास सो रहा था। तभी शियान जियाओ को लेने के लिए रूम के अंदर आता है और लान को समझाता है कि अब बस कुछ ही टाइम उन्हें जियाओ से दूर रहना है, उन्हें जल्दी वीज़ा मिल जाएगा। अपार्टमेंट भी 1% खरीदने के लिए तैयार हो चुका है। वो लोग जल्दी ही जियाओ को लेकर चाइना से निकल जाएंगे और फिर कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। अगर शुकाई उससे फिर से शादी करने के लिए मान जाती तो वो कदम उठाने का कभी भी नहीं सोचता, पर अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। शियान की ये बात सुनकर लान जियाओ को शुकाई के पास भेज देती है, उससे फिर से मिलने की उम्मीद में। उसके बाद शुकाई चेंग के साथ जियाओ को वापस से उनके अपार्टमेंट तक लेकर आती है। उस टाइम पर जियाओ कार में ही सो गया था, इसीलिए दोनों उसे जगाते नहीं। इस दौरान शुकाई ने जो आज उस पेन ड्राइव में शियान के ओल्ड मैसेजेस देखे थे, इस बारे में वो चेंग को बोलती है। उन मैसेजेस को कोर्ट में दिखाकर उसे इजीली अपार्टमेंट मिल जाएगा और साथ ही वो अपने बच्चों को हमेशा के लिए शान से दूर रख पाएगी। सिर्फ उसे इतने सालों तक शान जैसे घटिया पर्सन से प्यार करने का अफसोस हो रहा है, लेकिन चेंग के मुताबिक उसे शान को देखकर जेलसी होती है, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए एक अच्छा बेटा है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, जो कि उसे कभी भी नहीं मिल पाया। वो जब छोटा था तब उसकी माँ उससे ज़्यादा उसके भाई पर ध्यान देती थी। उसका जब कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम था तब उसकी माँ ने उसके भाई को एक फेमस और बड़े कॉलेज में भेजा और उसे एक मामूली से कॉलेज में भेजा गया। फिर जब उसकी जॉब लगी तो उसकी मॉम का हर मंथ मैसेज आने लगा। तब उसे लगा कि उसकी माँ उसे पैसों के लिए मैसेज कर रही होगी, इसीलिए वो उन्हें हर महीने पैसे भेजता था। पर लास्ट मंथ उसे अपने भाई से चेंग की मॉम की बीमारी के बारे में पता चला। उसका भाई अब उनकी मॉम की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। वो चेंग से उनकी माँ का ख्याल रखने के लिए बोल रहा था, पर चेंग ने उस टाइम उसका फ़ोन काट दिया। पता नहीं क्यों उसे अपनी माँ के लिए ज़रा भी फील नहीं हुआ। शायद इसीलिए क्योंकि उनकी तरफ से उसे कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी, ना ही उसकी माँ ने उसके लिए कुछ किया। उन्होंने हमेशा उसके भाई को ही ज़्यादा प्यार किया। इसी वजह से चेंग अपने पेरेंट्स की बात शुकाई को नहीं बता रहा था। उसके लिए उसके इन-लॉज ही उसकी रियल फैमिली है। चेंग के दिल में छुपी हुई ये बात सुनकर शुकाई को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। वो उसे पास्ट को भूलकर नई लाइफ स्टार्ट करने को बोलती है। शुकाई के मुताबिक अगर उसकी माँ ने उसके साथ बुरा किया है तो उसे अपनी मॉम के लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में वो ज़रा भी गिल्टी नहीं है। वैसे भी वो उनके लिए हर मंथ पैसे तो भेजता ही है। अगले दिन फिर शियान और जियाओ का डिवोर्स होने वाला था। लान यहाँ पर उसे अच्छे से रेडी करके कोर्ट भेजती है, जहाँ वो जियाओ से मिलता है। पर जियाओ से बिना कोई बात किए ही कोर्ट के अंदर चली जाती हैं और कुछ ही देर में उनका डिवोर्स हो जाता है। बाहर आने के बाद शियान उसे उसके इंटीमेट वीडियो के बारे में बताता है और उसने जो ब्लैकमेलर को 3 लाख युआन दिए हैं इस बारे में भी बोलता है। ये सुनकर वो काफ़ी शॉक हो जाती हैं। वो उस वीडियो को भी देखती है, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि ये उसकी फेक वीडियो है और शियान को किसी ने स्कैम किया है। ये बात जानकर शियान का तो दिमाग ही हिल जाता है। दोनों जब इस बारे में बात कर रहे थे तभी कुछ ही दूर पर जियाओ की मॉम और आंटी अंकल कार में बैठकर उन्हें देख रहे थे। उन दोनों के डिवोर्स से तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब 3 दिन बाद मॉम भी जियाओ को लेकर अब्रॉड चली जाएंगी, इसीलिए आज वो उनका खानदानी बैंगल यान को देती है। यान कभी भी मां नहीं बन पाई, इसीलिए उनकी मॉम यान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। उसे बहू तक नहीं मान रही थी, पर अब इतने सालों बाद इस बारे में सोचने का क्या ही फ़ायदा। इसीलिए फाइनली शी की माँ ने यान को अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और उसे खानदानी बैंगल गिफ्ट करती हैं, जो देखकर यान और वोंग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दूसरी तरफ रात में जब सब लोग और बच्चे सो गए थे तभी शुकाई और चेंग अपार्टमेंट के बाहर अपना रोमांटिक डेट एंजॉय कर रहे थे। इस दौरान चेंग शुकाई से फ्राइडे को बेसमेंट गेम देखने आने के लिए बोलता है। साथ ही वो वहाँ पर अपनी बेटियों के साथ दामी को भी बास्केटबॉल खेलने ले जाना चाहता था, जिसके लिए शुकाई मान जाती है। वैसे भी उस दिन जियाओ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने वाला है, तो बास्केटबॉल खेलने के बहाने दामी का मन लग जाएगा। इधर जाओ ने अपनी फैमिली को बता दिया था कि किस तरीके से उसके फेक वीडियो को लेकर शान को स्कैमर्स ने स्कैम किया। उसे शान के लिए बुरा फील हो रहा था। उसकी इज्जत बचाने के लिए शान ने इतना बड़ा अमाउंट उन स्कैमर्स को पे किया। इसीलिए जाओ अपने अंकल से रिक्वेस्ट करती हैं
कि वो अपने कनेक्शन का यूज करके उन स्कैमर्स को पकड़वाए और शान का पैसा उसे वापस दिलवाए, साथ ही उसका करियर खराब ना करे। वैसे भी अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। वांग को तो यहाँ पर शान के लिए हंसी आ रही थी, आखिर इतना स्मार्ट पर्सन इतनी जल्दी बेवकूफ कैसे बन गया। फिर भी वो जियाओ की बात मानकर उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन अब शान के पास शुगाई जियाओ को छोड़ने के लिए आती है। आज भी दामी अपने फादर से कोई बात नहीं करती क्योंकि उन्हें वैसे भी जियाओ से मतलब था, पर यहाँ पर शुगाई को शान का बिहेवियर आज थोड़ा सा अजीब लगता है। वो जियाओ को लेकर थोड़ा सा हाइपर बिहेव कर रहा था। वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद जब शान जियाओ को लेकर घर के अंदर जाता है तो हम घर के सभी फर्नीचर को कपड़े से ढका हुआ देखते हैं, मतलब कि आज ही वो दिन है जब ये लोग जियाओ को लेकर अब्रॉड भागने वाले हैं। सॉन्ग इस चीज़ के पूरा खिलाफ था। उनके मुताबिक जियाओ को अपनी मॉम से अलग करना सही नहीं है, लेकिन वो लोग सॉन्ग की बात कहाँ सुनने वाले थे। उनके हिसाब से जियाओ उनके खानदान का वारिस है तो वो उनके साथ ही रहेगा। जिसके बाद वो लोग जियाओ को कार में बैठाकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जियाओ कार में इतने सूटकेस रखे हुए देखकर समझ जाते हैं कि उसके फादर उसे उसकी मॉम से दूर ले जा रहे हैं, इसलिए वो अपनी स्मार्ट वॉच से मॉम को कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर शान उसकी स्मार्ट वॉच उसे छीन लेता है और उसे कंट्रोल करने के लिए उस पर हाथ भी उठा रहा था। सॉन्ग उन्हें अब भी ये सब करने के लिए समझा रहा था, लेकिन उनकी बात को ये लोग इग्नोर कर रहे थे। वहीं आज जियाओ भी अपनी मॉम के साथ अब्रॉड जाने वाली थी, तभी उसके फ़ोन में टिकट बुकिंग ऐप से नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे शियान, लाना और सॉन्ग के साथ जियाओ की भी प्लेन टिकट दिखती है। वो ऐप जियाओ और शान दोनों के फ़ोन से लिंक थी, इसीलिए शान की टिकट बुक करने पर जियाओ को भी नोटिफिकेशन आई। इस बार में बताने के लिए जियाओ शुकाई को कॉल कर रही थी, पर उस टाइम शुकाई बच्चों को लेकर बास्केटबॉल गेम कैंप में बिजी हो गई थी, जहाँ पर उसके और चैंग के बच्चे गेम्स खेलने में बिजी थे, इसलिए उसे जियाओ का कॉल नहीं देखा। बहुत देर बाद जाकर शुकाई उसका कॉल रिसीव करती है, जिसकी बात सुनकर शुकाई शियान का ईविल प्लान समझ जाती है। अब वो लिली को बच्चों की जिम्मेदारी देकर चैंग के साथ शियान को रोकने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकलती है। साथ ही उन्होंने पुलिस को भी खबर कर दी थी। रास्ते में शुकाई गुस्से में खुद को ही थप्पड़ मार रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। शियान जैसे चीटर पर वो बार बार भरोसा कैसे कर सकती है। चैंग यहाँ पर जितना हो सके उसे शांत रखने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ शियान अपनी फैमिली के साथ जियाओ को लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुका था, पर जियाओ को संभालना इतना आसान नहीं था। वो अपनी माँ को पुकार कर जोर जोर से रो रहा था और चिल्ला रहा था। तब तक एयरपोर्ट पर चैंग और शुकाई आ चुके थे और उन्होंने जियाओ को लेकर अनाउंसमेंट करवा दिया था। इसीलिए जब जियाओ रो रहा था तब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को शान पर शक हो जाता है, पर शान उन्हें अपना और जियाओ का पासपोर्ट दिखाता है जिसमें सेम सरनेम था। ये देखकर अथॉरिटीज़ शान को छोड़ने वाले थे, लेकिन जब जियाओ अपने फादर को ह्यूमन ट्रैफिकर बोलने लग जाता है तो वो लोग शान को पकड़ लेते हैं। फाइनली आज अनजान लोगों से दूर कैसे रहना है, इसको लेकर शुकाई जो जियाओ और दामी को बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी वो आज उनके काम आई थी। फिर कुछ ही देर में शुकाई चैंग के साथ वहां पर आती हैं और जियाओ को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने तब तक शान को अरेस्ट करवा लिया था और लान तो अपने पोते जियाओ को लेकर रोई जा रही थी। तब सॉन्ग उन्हें समझाता है कि जियाओ पर उनका कोई भी हक नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती हासिल करना छोड़ दें। फाइनली उन्हें समझ में आ जाता है कि जियाओ को वो लोग कभी भी अपने साथ नहीं ले जा सकते और अब तो जियाओ उनसे पूरी तरीके से नफरत करने लग गया था। कहानी अब यहाँ से कुछ महीने बाद की आती है, जहाँ उन स्कैमर्स को पुलिस ने पकड़ लिया था और उन्होंने जिन भी लोगों से पैसे लिए थे उन्हें उनके पैसे वापस मिल चुके थे, इंक्लूडिंग शान। वहीं शान ने अब्रॉड ले जाकर अपनी मॉम का नया ट्रीटमेंट करवाया, पर उसकी मां नहीं बच पाती, उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद शान को किसी ने भी नहीं देखा, वो सबकी लाइफ से गायब हो गया। चैंग को एडमिनिस्ट्रेशन की कंपनी में जॉब मिल चुकी थी, साथ ही उसने अपने टीममेट्स के साथ शी को भी वहां पर जॉब दिलवा दी थी और अब वो लोग एक साथ काफ़ी खुशी से काम करते हैं। और बात रही शुकाई की तो उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपार्टमेंट भी अब शान ने उसके नाम पर कर दिया था। साथ ही उसने चैंग के साथ फाइनली शादी कर ली क्योंकि अब उनके बच्चों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो सिबलिंग्स के साथ साथ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बन चुके थे और उनको इस हैप्पी फैमिली को पूरा करने के लिए डबल हैप्पीनेस मिल चुकी थी। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।